नमस्कार, आदाब। एक और कदम, कदम दर कदम। अक्सर बाज़ार जाते हैं ना, तो देखते हैं कि सब्ज़ी बाज़ार में या फलों के बाज़ार में वो हर सब्ज़ी अवेलेबल होती है जो पहले हम जब छोटे थे तो किसी ख़ास मौसम में ही मिलती थी। लेकिन अब चाहे केला हो, अनार हो, सेब हो, अंगूर हो, कोई भी फल हो, विदेशी फल हो, हर मौसम में उपलब्ध रहता है। सब्ज़ियाँ हर तरह की हर मौसम में उपलब्ध रहती हैं। फ़र्क होता है तो सिर्फ़ उनके दामों पर। अब इसको एग्रीकल्चर क्रांति कहें या क्या कहें, नए ज़माने का चलन पता नहीं। हमारी अम्मी एक कहावत कहते थे कि कुँवार करेला कार्तिक दही, मरे नहीं तो पड़े सही। मतलब कुँवार में करेला खाना और कार्तिक में दही खाना, अगर मरोगे नहीं तो कम से कम बीमार तो ज़रूर हो जाओगे, तो बचो। कुछ चीज़ों से हमेशा बचने की सलाह दी जाती थी। लेकिन आजकल तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमेशा बाज़ार में अवेलेबल है। क्या बोलें? और इसी तरह से जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो कपड़ों की जो उपलब्धता थी, वो भी बाज़ार में सीमित थी। मैंने तो हमेशा ही कॉटन पहना है, तरह-तरह के कॉटन, जैसे खादी के कॉटन पहने हैं या कभी आम से कॉटन पहने, पतला कॉटन, मोटा कॉटन, या फिर स्कर्ट पहनते थे तो स्पन के कपड़ों का। लेकिन इतने कपड़े जैसे पॉलिएस्टर या रेयॉन, आजकल जो नए-नए नाम आ गए हैं, वो तो हमारे ज़माने में नहीं सुना था हमने। शायद पॉलिएस्टर सुना था, लेकिन पॉलिएस्टर का ऐसा था कि वो पहनते नहीं थे। हमको लगता था कि वो छोटे तबके के लोग पहनते हैं। तबकों का फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि वो सस्ते रहते हैं। बहरहाल, पहले कभी-कभी बोस्की मिल जाता था कि वो जापान से आया हुआ कपड़ा है, तो बोस्की देख लेते थे, वो भी कपड़ा थोड़ा-सा सही लगता था। लेकिन आजकल तो बाप रे बाप! बाज़ार जाओ तो इतनी कपड़े की दुकानें और इतने तरह के कपड़े, क्या ही कहें। फुटपाथ से लेकर के छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, मॉल, कपड़ों की बहार छाई हुई है। लेकिन ऐसा है कि ये कपड़े हमने जो मॉल से अक्सर जो खरीदे हैं कपड़े, कुर्ते, रेडीमेड कुर्ते या फिर प्लाज़ो, एक आध ब्रांड को छोड़ दें, 1-2 ब्रांड को, तो जनरली महँगे-महँगे कुर्ते और कपड़े मैंने देखा है कि 2-4 धुलाई में उनका जो रंग है, चमक है, वो फीकी पड़ जाती है। यही बात हो रही थी, तो बिटिया ने मेरी कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, फ़ास्ट फ़ैशन। मैंने सोचा फ़ास्ट फ़ैशन क्या है? उनसे पूछा, उसने यही कहा कि मम्मी, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन। अब वो कपड़े ऐसे कि वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो कुछ मतलब महीनों तक चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर नया लो। अब हम तो हैं हाउसवाइफ़, लेकिन फिर भी हमको बार-बार कपड़े लेना पड़ता है। मैं सोच रही थी, अगर ये जो शलवार कुर्ता या फिर शर्ट वगैरह, प्लाज़ो, पैंट, ये जो हैं, जो पहनने वाले हैं, साड़ी का मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं साड़ियाँ जनरली नहीं पहन पाती हूँ, बहुत मुश्किल होती है मुझे। है मेरे पास, पर पहनती नहीं हूँ। तो मैं साड़ी के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन बाकी कपड़े जो हैं, ख़राब हो जाते हैं और लेना पड़ता है। तो हम हाउसवाइफ़ हैं, हमारे को इतना ज़रूरत पड़ जाती है कि हर 6 महीने में हमें लेना ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको बेचारों को कितना लेना पड़ता होगा कपड़े। ख़राब हो जाते हैं अगर इस तरह से मॉल से लें तो, क्वालिटी तो रहती नहीं ठीक है। फ़ास्ट फ़ैशन है, शायद यही फ़ास्ट फ़ैशन है। बड़े-बड़े फ़ैशन हाउस बहुत तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं, और कोई सेलिब्रिटी उनको पहनते हैं, लेकिन कुछ ही हफ़्तों में हम देखते हैं कि उसी तरह की डिज़ाइन के कपड़े बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते से लेके महँगे तक के। उनकी नकल तैयार कर ली जाती है, और कपड़ों की क्वालिटी तो फिर समझौता होगा ही। कुछ ही हफ्ते चलते हैं वैसे कपड़े और ख़राब हो जाते हैं। ये फ़ास्ट फ़ैशन ज़िंदगी के हर क्षेत्र में पैर पसारते जा रहा है। शायद हर क्षेत्र में, हर तरह से, हर चीज़ की क्वालिटी काम चलाऊ होती जा रही है ना? बात करते हैं आज की कहानी की। चलते हैं आज की कहानी की ओर, देखते हैं आज की कहानी आपको कैसी लगती है। आज सुनते हैं अर्चना के शंकर जी की लिखी कथा, जिसका शीर्षक है वजूद जिंदा है मेरा। डॉक्टर वसुधा शहर की सबसे मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। 60 की उम्र में भी बहुत सक्रिय।
मरीज़ों से बड़े प्यार से मिलती। उनके पास आने वाले उनसे मिलकर ही आधे ठीक हो जाते और बाकी काम दवाइयाँ कर देती। कितने गरीबों का इलाज वो मुफ्त में कर दिया करती थीं रोज़। अपना हॉस्पिटल उन्होंने अपने घर के बगल में ही बना रखा था ताकि मरीज़ों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। दिन भर लोगों से घिरे रहने और थक जाने के बाद घर जाती तो वहाँ पहुँच उनकी पूरी थकान ख़त्म हो जाती। बहुत ही सुंदर करीने से सजा हुआ घर। घर का हर कोना अपनी ही कहानी कहता। हर सामान अपनी जगह पर, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, उन पर हल्के रंग के पर्दे, घर की दीवारों और फर्नीचर के रंगों के बीच गज़ब का तालमेल। हर कोने में सुंदर सुंदर पौधे, और ये सब डॉक्टर वसुधा ने अपने हाथों से किया था। डॉक्टर वसुधा का एक ही बेटा था आलोक, जो अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री के साथ साथ अपना जीवन साथी भी लेकर आया। अमेरिकन नहीं, भारतीय ही थी प्रिया। आलोक के साथ पढ़ाई कर रही थी अमेरिका में, जिसे आलोक ने सीधे अपनी माँ से यह कहकर मिलाया कि माँ, ये आपकी बहू। डॉक्टर वसुधा ने उसे खुले मन से स्वीकार किया, जैसे उन्हें इसका अंदाज़ा पहले से ही था। एक बड़े रिसेप्शन में अपने रिश्तेदारों और परिचितों से अपनी बहू को मिलवाया। बेटा और बहू दोनों डॉक्टर, वो दोनों डॉक्टर वसुधा के साथ ही रहने लगे। अपनी बालकनी में चाय पीते पीते वसुधा ने आलोक से खुद के रिटायर होने की बात की। वो निश्चिंत थीं कि उनकी जगह आलोक और प्रिया हॉस्पिटल को अच्छे से संभाल लेंगे। आलोक ने इसकी स्वीकृति दे दी। अपना हॉस्पिटल आलोक और प्रिया के हाथों सौंप डॉक्टर वसुधा बिल्कुल निश्चिंत हो सेवानिवृत्ति का आनंद लेने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। क्लिनिक से बहुत सारे गरीब बिना दवा और इलाज के लौटाए जाने लगे। ये बात उन्हें अपने वफादार क्लिनिक के देखरेख करने वाले मैनेजर आशुतोष से मिली। आज डॉक्टर वसुधा का मन बहुत उदास था। रात करवटों में बीती। सुबह उनकी नींद घर में खटपट की आवाज़ से खुली। देखा, घर में ढेर सारे मजदूर विचर रहे थे। प्रिया, प्रिया, उन्होंने आवाज़ लगाई। डॉक्टर वसुधा की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा भी था। प्रिया, ये क्या हो रहा है घर में? प्रिया ने कहा, दीवार के कलर बहुत बोरिंग से हैं, उन्हें बदलवा रही हूँ मॉम। डॉक्टर वसुधा बिल्कुल भाव शून्य सी खड़ी रही। ये क्या हो रहा है? उधर क्लिनिक में और इधर घर में? कितने जतन से इस घर को सजाया था, खास कर दीवारों का रंग उन्होंने ख़ास अपनी पसंद के लगवाए थे। गहरे रंग उन्हें कभी पसंद नहीं आते, ना खुद के पहनावे में और ना घर की साज सज्जा में। अभी इसी गहरी सोच में ही थी कि आशुतोष भागता हुआ आया और उनके कान में आकर कुछ बोल गया। एक सिहरा देने वाली कंपन हुई डॉक्टर वसुधा के शरीर में और वो सीधे अपने कमरे में जा खिड़की पर बैठ गई। शरीर बिल्कुल ठंडा और बेजान सा हो गया था उनका। जिन सिद्धांतों को लेके वो ज़िंदगी भर चल दी, आज उनकी धज्जियाँ उड़ रही थीं। आशुतोष ने उन्हें बताया कि एक महिला जो प्रसव पीड़ा में थी, उनके पास हॉस्पिटल में दाखिले के पैसे ना होने पर डॉक्टर आलोक ने उसे देखने से मना कर दिया और उसे सरकारी अस्पताल में जाने को कह दिया। उस महिला की हालत नाजुक थी, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस बात ने डॉक्टर वसुधा को झकझोर सा दिया। पूरा दिन डॉक्टर वसुधा अपने कमरे में ही रही, किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खुला। रात बीती। सुबह डॉक्टर वसुधा फिर अपने पहले वाले ही समय पर उठी, तैयार हो नाश्ता ख़त्म कर उन्होंने आशुतोष को फ़ोन पर कुछ कहा और घर से बाहर निकली। घर से निकल वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची। उनके आने से पहले आशुतोष ने सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। उनके चैम्बर में उनका नेम प्लेट वापस लगा दिया गया था। बाहर एक सूचना भी लगा दी गई थी कि डॉक्टर वसुधा अब फिर से मरीज़ों को देखेंगी। वो अपने चैम्बर में पहुंची, अपनी कुर्सी पर हाथ फेरा जैसे किसी अपने प्रिय से मुलाकात हुई। गरीब मरीज़ों को फिर उम्मीद की किरण सी दिखी। आलोक और प्रिया हमेशा की तरह लेट पहुँचे तो माँ को वहाँ देखकर चौंक गए। डॉक्टर वसुधा ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया। कल की पूरी घटना पर गुस्सा और असंतोष जताया। ये हॉस्पिटल और घर मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है और दोनों ही जगह मुझे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप दोनों को मेरे वजूद के हर हिस्से को स्वीकारना है तो ठीक, वरना। कहते कहते गुस्से से उनके होंठ कंपन करने लगे। वो आगे बोल उठी, मैंने अपने कार्य से सेवानिवृत्ति लिया था,
अपने वजूद, अपने स्वाभिमान, अपनी इंसानियत से नहीं। अभी भी मुझ में इतना दम है कि मैं कई सालों तक मरीजों की सेवा कर सकती हूँ। आलोक ने माँ का यह रूप पहली बार देखा था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। दोनों ने माँ से माफ़ी मांगी। हॉस्पिटल में आज जैसे अलग सा माहौल था। सब उत्साहित थे। आज प्रिया हॉस्पिटल में नहीं रुकी, सीधी घर की तरफ चल दी। डॉक्टर वसुधा दिन भर मरीजों को निपटा आलोक के साथ घर पहुंची। ये क्या? जिन दीवारों का रंग बदला जा चुका था वो फिर वापस पुराने रंग में। घर अभी थोड़ा बिखरा सा ही था, लेकिन घर ने अपने पहले वाला वजूद फिर से पा लिया था। मुस्कुराती हुई डॉक्टर वसुधा सोच रही थी, हाँ, वजूद जिंदा है मेरा। सेवानिवृत्ति का मतलब अपने वजूद, अपने स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों से सेवानिवृत्ति नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।